यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। तो कौन होगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष? किसकी है चर्चा? हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन नाम संभावित है। इसके अलावा ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने आखिर किस मामले में कांग्रेस को कहा है नो। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। चर्चा यह है कि अगले एक हफ्ते से लेकर 10 दिनों के भीतर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। और ये प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किस जाति किस बिरादरी से होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह जो कि ओबीसी से आते हैं, कुर्मी जाति के हैं, अब वो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली होने जा रहा है। लेकिन 2024 के लिहाज से इस पर नियुक्ति बेहद अहम है। स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते रहे। संगठन के में अच्छा काम करने वाले उनके नेता की पहचान रही और अब बीजेपी एक बार फिर से संगठन के इस मुखिया के पद की तलाश में है। चर्चा ब्राह्मण नामों को लेकर है, चर्चा ओबीसी के नाम को लेकर है और चर्चा दलित नाम को लेकर है। लेकिन कौन होगा इस बार? सबसे ज्यादा चर्चा ब्राह्मणों की है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती रही है, इसलिए हो सकता है कि इस बार फिर या तो कोई ओबीसी या फिर कोई दलित भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। लेकिन ज्यादा चर्चा इस वक्त ब्राह्मण नाम की है, यानी कि कोई ना कोई ब्राह्मण इस एक बार फिर उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और वो स्वतंत्र देव सिंह की जगह ले सकता है। जिन नामों की चर्चा है उसमें सबसे आगे सतीश गौतम, इसके अलावा सुब्रत पाठक, हरीश द्विवेदी, महेश शर्मा, ऐसे 3-4 नाम हैं जो कि इस रेस में सबसे आगे हैं। संगठन के भीतर से देखा जाए तो विजय बहादुर पाठक का भी नाम ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इसमें शामिल है। लेकिन क्या कोई ब्राह्मण ही होगा? फिलहाल इस पर कहना मुश्किल है। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी और जिस तरीके से ब्राह्मणों ने, ओबीसीज ने या फिर दलितों ने वोट किया है, कहीं ना कहीं उसे साधने की एक कोशिश जरूर होगी। ओबीसी में बीएल वर्मा का नाम, जो कि लोधी बिरादरी से आते हैं, उनका नाम आगे है। उनका नाम हो सकता है, हालांकि वो केंद्र में राज्य मंत्री हैं। और इसके अलावा दलितों में भी कई नाम हैं। विनोद सोनकर, विद्यासागर सोनकर, ऐसे नाम हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। कुल मिलाकर आने वाले हफ्ते 10 दिन के भीतर ये लगभग साफ हो जाएगा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होने जा रहा है, क्योंकि 2024 का चुनाव इस लिहाज से बेहद अहम होगा कि बीजेपी का चेहरा उत्तर प्रदेश में संगठन के तौर पर कौन होने जा रहा है। अब अगली खबर। एक तरफ देश में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक खेमेबंदी की शुरुआत हो रही है, यानी कि 2024 में बीजेपी को लेकर विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी से एक ऐसी खबर आई जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को मायूस कर दिया होगा। समाजवादी पार्टी के भीतर से यह खबर आई कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से खड़ा होता है तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन नहीं करेगी। यानी कि सपा, समाजवादी पार्टी न तो बीजेपी के कैंडिडेट को और न ही कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को राष्ट्रपति के लिए समर्थन करेगी, बल्कि इन दोनों के अलावा वो किसी तीसरे का समर्थन करेगी। हालांकि ये अनायास ही अचानक से आई हुई खबर है, क्योंकि अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई है कि कांग्रेस की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन इसे इस परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखा जा रहा है कि हाल में जब कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी थी, खास करके देश में बढ़ते हुए जो सांप्रदायिक माहौल है या धार्मिक ध्रुवीकरण है, उसे देखते हुए जब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ मिलकर एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं था और कहीं ना कहीं ये उसे जवाब माना जा रहा है
कि अब अगर कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए आता है तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन नहीं करेगी। और ये कुछ उसी तर्ज पर है जिस तर्ज पर मायावती ऐलान करती आई हैं कि वो न तो बीजेपी का समर्थन करेंगी और न ही कांग्रेस का। हालांकि इस वक्त सियासत उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, ठंडी सियासत है, लेकिन उसके बीच आई ये खबर निश्चित तौर पर आगे के लिए ये दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर कैसी सियासत होने वाली है। अब अगली खबर। तो आखिरकार बलिया के उन तीनों पत्रकारों की जमानत हो गई जिन्हें प्रश्न पेपर लीक कांड में जेल भेज दिया गया था, और उन तीनों पत्रकारों पर कोई भी आरोप न तो सिद्ध हुआ और न ही कोई भी आरोप बलिया एडमिनिस्ट्रेशन लगा पाया। और ऐसे में उन तीनों पत्रकारों को आज आजमगढ़ जेल से रिहाई मिल गई। लेकिन इस रिहाई के बाद उन तीन पत्रकारों के हौसले बुलंद हैं, चूंकि प्रशासन चाहकर भी उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं पा सका जिससे यह सिद्ध होता हो कि ये लोग कहीं से भी उस पेपर लीक कांड में इन्वॉल्व थे, उसमें कहीं से इनकी संलिप्तता थी। ऐसे में हौसले से भरे इन तीनों पत्रकारों ने रिहाई के बाद आज उनका फेलिसिटेशन हुआ। उनको जब लोगों ने सम्मानित किया तो उनके भी बोल फूट पड़े। सुनिए क्या कह रहे हैं वो पत्रकार जिन्होंने कभी प्रशासन के खिलाफ इस मुद्दे पर मुहिम छेड़ी थी, बलिया में लगातार प्रशासन के खिलाफ बोलते थे, और जब प्रशासन सिद्ध नहीं कर पाया और आज उनकी रिहाई हो गई तो उन्होंने क्या कहा। उनकी बातों को सुनिए और उन्हीं बातों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। मैं यूपी तक चैनल को धन्यवाद देता हूं जो इस लड़ाई में जो है कि सहयोग दिया, और हमें चाहते हैं कि जिला प्रशासन जिस तरह से पहले दमन करना चाह रहा था, अब बैक फुट पर आ गया है और जिला प्रशासन की कलई पूरे प्रदेश में खुल गई है। डीएम और एसपी दोनों जो है कि अपने गुनाहों को एक तरह से जो है कि छिपाने का प्रयास कर रहे थे। आज वो उनकी कलई जब खुल गई है तो आनंद फानंद में हम लोगों की रिहाई का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सच के साथ थे और वो भ्रष्टाचार के साथ थे। अब प्रदेश सरकार पर ही क्या कर रही है अभी उसकी हमें अपेक्षा है, और उस लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी जब तक डीएम और एसपी नहीं चले जाते हैं, निलंबित नहीं हो जाते हैं, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, एक वीडियो आपका जो वायरल हुआ था उसको लेके आप क्या कहेंगे? वीडियो बिल्कुल सच था। नकल में डीएम शामिल था और नकल के बाद मुकदमा कायम करने के बाद वसूली में एसपी शामिल है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।